हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट्स में हमने प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट देख लिया था, जो कि हेनरी फ्योल ने अपनी बुक में उसको इंट्रोड्यूस कर रखा था। हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए। पार्ट 3 एंड पार्ट 2 में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिए एंड पार्ट 1 में हमने फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कवर कर लिए। तो आज हम टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के आइए बच्चों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए थे उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो टेलर ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए थे उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। जो हेनरी फेयोल ने हमको प्रिंसिपल दिए थे वो कौन से प्रिंसिपल्स थे? वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, ठीक है। लेकिन अब टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करता है कि हम कैसे साइंस को लगा के, कैसे हम एक प्रॉपर प्रोसीजर को लगा के, कैसे एक प्रॉपर मेथड को लगा के सही तरीके से हम काम कर सकते हैं। फेयोल ने हमेशा बात करी टॉप लेवल मैनेजमेंट की, और जो टेलर है वो हमेशा बात करता है लोअर लेवल मैनेजर्स की, लोअर लेवल वर्कर्स की। यानी फेयोल यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, और जो टेलर है वो लोअर लेवल जो वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। याद रखना, टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए वो अपनी बुक में 1911 में प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया। अब टेलर कौन था? टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था, और वो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब होता ना कि सोच रहा था या फिर वो करना चाहता था, क्योंकि वो खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में था, वो खुद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एरा में वो काम कर रहा था, और उसने फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को शेप किया और इन्फ्लुएंस किया। अब फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? यानी कि एक फैक्ट्री का जो सिस्टम होता है, जैसे मान लो फैक्ट्री लेआउट होता है, ठीक है, फैक्ट्री की प्लानिंग, फैसिलिटी की प्लानिंग, इन सब चीज़ों का जो सिस्टम होता है, फैक्ट्री का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। उसको प्लान करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में कि कैसा जो वर्कर है वो काम करेगा, है ना, कैसे वो काम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? टेलर बताता है। तो अब हम टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा इसके प्रिंसिपल्स नहीं हैं, बहुत जैसे जो फेयोल कह रहे हैं वैसे प्रिंसिपल्स इसके नहीं हैं। 14 नहीं है, सिर्फ 4 प्रिंसिपल है, 1, 2 एंड 3 और 4। जल्दी से हम इन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं और ये टॉपिक हमारा आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, थोड़ी शॉर्ट बनेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो जिससे आपको ये चारों प्रिंसिपल्स कवर हो जाएं और आप एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन के साथ इन प्रिंसिपल्स को लिख पाओ। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे टेलर बोलता है कि हर एक चीज़ के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करो, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर आप फोकस मत करो। देखो यहाँ पे लिख रखा है यूज़ साइंस नॉट ट्रेडिशन। जो आप पहले से करते हुए आए हो ना उसको फॉलो मत करो, जो आपका एक्सपीरियंस बोलता है उसको आप फॉलो मत करो, लेकिन साइंस का इस्तेमाल करो। साइंस की बात सुनो, कौन सा मेथड अच्छा मेथड है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन के लिए एक वर्कर काम कर रहा है ना। अब आप अपने एक्सपीरियंस से मत बताओ कि उस वर्कर को काम को पूरा करने में 10 मिनट लगेंगे, नहीं, अपने एक्सपीरियंस से मत बताओ, लेकिन एक साइंटिफिक स्टडी करो, मेथड स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, जिससे आपको क्या पता चले, एक स्टैंडर्ड टाइम का पता चले, और उस टाइम को आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करो। अपने एक्सपीरियंस से या जो पहले से चलता हुआ आ रहा है उसके हिसाब से आप मत करो काम, लेकिन साइंस को आप हर एरिया में लेकर आओ। इसलिए इसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है।
तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, क्वालिटी में जो वेरिएशंस आते हैं उनको कम करता है, टाइम को कम करता है, कॉस्ट को कम करता है। जब अगर स्टैंडर्ड टाइम होगा, स्टैंडर्ड मेथड होगा, ठीक है, तो क्वालिटी वेरिएशंस नहीं होगी। आज आपने बनाया, जैसे मान लीजिए कोई फूड वेंडर है, फूड का बिजनेस करने वाला है, आज वो बर्गर जो बना रहा है वो स्पाइसी बना रहा है, कल जो बर्गर बना रहा है वो थोड़ा सा स्वीट बर्गर बना रहा है, तो कस्टमर कैसे उस पर रिलाई कर पाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई एक यूनिफाइड प्रोसेस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के प्रिंसिपल से टेलर बोलना चाहता है कि आप साइंस को इस्तेमाल करो जिससे स्टैंडर्डाइजेशन आए, जिससे क्वालिटी एंड टाइम डिफाइन हो, जिससे आपकी टाइम और कॉस्ट बचे और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वर्कर्स को मैनेजमेंट के बारे में सही से सोचना चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर्स के बारे में भी गलत नहीं सोचना चाहिए, यानी आपस में दोनों बिल्कुल हार्मनी के साथ रहने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। और ये अचीव कैसे होगी, ये अचीव होगी एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन के द्वारा ये चीज़ अचीव होगी, जिससे वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में गलत नहीं सोचेंगे और ना मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में गलत सोचेगा। इससे क्या होगा, एक हार्मनी क्रिएट होगी और हार्मनी मेंटेन रहेगी। इससे क्या होगा, अगर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा तो जो वर्कर्स होंगे वो स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, वर्कर्स स्ट्राइक नहीं करेंगे। ठीक है, वर्कर्स का भी काम हो जाएगा एंड मैनेजमेंट का भी काम हो जाएगा। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, हमने प्रिंसिपल पढ़ा था। तो यहाँ पे वर्कर्स को भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत है और ऑर्गेनाइजेशन को भी वर्कर्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में पीस मेंटेन रहती है, शांति बनी हुई रहती है। वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में गलत नहीं सोचेगा और मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में गलत नहीं सोचेगा, यानी कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन आ जाती है। तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम जल्दी से होगा। ठीक है ना, और वर्कर्स के सजेशन मैनेजमेंट सुनेगा और मैनेजमेंट के सजेशन वर्कर्स सुनेंगे, तो बिल्कुल हार्मनी रहेगी। कितना अच्छा एक एटमॉस्फेयर होगा जब हार्मनी होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बच्चों, थर्ड है कॉरपोरेशन, वर्कर को और मैनेजर्स को एज अ टीम काम करना चाहिए। ठीक है, ये मान लो एक्सटेंशन है, ये जो थर्ड प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है किसका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैनेजर्स एंड वर्कर्स साथ में मिलकर काम करो, एज अ टीम काम करो, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में काम मत करो, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम मत करो। ठीक है, मैनेजर्स हमेशा अपने आप को बॉस ना समझे, ठीक है, लेकिन वर्कर्स को भी हेल्प करें। वर्कर्स हमेशा ये ना सोचे कि हम तो हमारे हिसाब से काम करेंगे, किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो ये भी गलत है, आपको मैनेजर्स की आपको सुननी है। ठीक है, इससे क्या होगा, टीम वर्क बढ़ेगा, टीम वर्क इंक्रीज होगा, और टीम वर्क इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लो केस स्टडी आ जाए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की और कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये दोनों अलग है, क्योंकि देखो सुनने में तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है ना, सुनाई देते हैं। यहाँ पर भी देखो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी है और यहाँ पे वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन है। तो इन दोनों को जो अलग करता है ना, वो ये चीज़ अलग करती है कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो सिर्फ थिंकिंग का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो एक्शन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हम मैनेजर्स के बारे में सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि हम मैनेजर के बारे में सही सोच रहे हैं इसलिए हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, और क्योंकि हम टीम के साथ काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ये थिंकिंग ओरिएंटेड है, ये एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप क्लियर करके चलो, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप केस स्टडीज ढंग से है ना क्रैक कर सको। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। देखो ये पॉइंट ही बोल देता है कि हर एक वर्कर का,
डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि हर वर्कर को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा। अगर वर्कर को कोई काम नहीं आता है तो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग के साथ, ठीक है, जिससे क्या हो, आउटपुट बढ़े, आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। और मान लो अगर व्यक्ति ट्रेंड होगा, अगर कोई वर्कर ट्रेंड होगा तो रिसोर्सेज का भी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का भी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का भी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ना उसके बाद। तो मैनेजमेंट को वर्कर्स का डेवलपमेंट सोचना चाहिए और हर एक वर्कर को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए। किसी भी वर्कर को आप सेलेक्ट मत कर लो, लेकिन हर वर्कर को आप साइंटिफिकली सेलेक्ट करो। मीन्स राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, यानी राइट जॉब के लिए एक राइट पर्सन को आप ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आओ जो ढंग से काम को कर पाए, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ याद रखो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। रखो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मैं जल्दी से पूरे वीडियो को रिवाइज कर लेता हूँ। हमने टेलर के बारे में पढ़ा, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर है। 1911 में उन्होंने अपनी बुक में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करा था और एंड ही शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वर्कर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए बात करी थी इन्होंने। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देते हैं, जो 4 प्रिंसिपल्स हैं इनके दिए गए। पहला, ट्रेडिशन या एक्सपीरियंस से ना हो, सब चीज़ें साइंस से होने पाए। सेकंड है हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी हो, कोई डिस्कॉर्ड ना हो। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, टीम के साथ हमको काम करना है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच वर्कर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक ये आज पूरा होता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा होता है। में टेक्निक्स देखेंगे ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स देखने वाले हैं। जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखो, पूरी सीरीज़ की वीडियो को कवर करते हुए चलो, MCQ सीरीज़ को अटेंड करो जिससे MCQs में आपकी पकड़ हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट करो। अगर कोई भी आपको दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। नोट्स आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टिल देन बच्चों, कीप लर्निंग BST। टिल देन, थैंक यू बच्चों।